सो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे हार्मोन्स ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो कि है वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। एक थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं कि हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 1 में आपके पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो लोब्स थी, एक आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी थी और एक आपके पास है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और अब आपके पास है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको हम स्टार्ट लेंगे। सो आपके पास एक ग्लैंड होता है विच कॉल्ड इट पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके दो लोब्स हैं, एक है एंटीरियर लोब, एक है पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब से सिर्फ और सिर्फ दो हार्मोन्स आते हैं, वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। सो अब हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय रिलीजिंग हार्मोन्स। वन ऑफ द मेन पॉइंट, ज़रूरी चीज़ है, देखिए आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आपके पास होता है हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। Anterior pituitary is controlled by the hypothalamus via releasing hormones, जबकि posterior pituitary releasing hormone से कंट्रोल नहीं होता। उसकी वजह यह है कि posterior pituitary के जो हार्मोन्स हैं वो दोनों खुद हाइपोथैलेमस में बनते हैं और न्यूरॉन के ज़रिए आते हैं posterior pituitary में और यहीं से फिर डायरेक्ट रिलीज़ हो जाते हैं। सो ये एक बड़ी वजह है कि दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय रिलीजिंग हार्मोन्स। पहली बात क्लियर। नेक्स्ट, दे आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द हाइपोथैलेमस, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी वाले एंटीरियर पिट्यूटरी में बनते हैं, ये वाले पिट्यूटरी में नहीं बल्कि हाइपोथैलेमस में बनते हैं। ये एमसीक्यू के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसपोर्टेड टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स जैसे कि हाई प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी या पार्चुरेशन। देखें, चाहे वेसोप्रेसिन है चाहे ऑक्सीटोसिन है, ये आपके पास खुद से रिलीज़ नहीं हो रहे। ऑक्सीटोसिन कब रिलीज़ होता है? ऑक्सीटोसिन का मेन काम है मिल्क की इजेक्शन करवाना। अब ख़वातीन में मिल्क की इजेक्शन कब होती है? ऑब्वियसली जो प्रेगनेंसी के बाद है, तो आफ्टर चाइल्ड बर्थ मिल्क इजेक्ट होना होता है, तो ये एक सिग्नल है फॉर ऑक्सीटोसिन। सो दैट्स वाई हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एक हार्मोन है, यूज्ड इन ऑब्स्टेट्रिक्स। यानी अगर आप इसको एज अ ड्रग इस्तेमाल करना चाहें तो ऑब्स्टेट्रिक्स यानी गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर में, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में और इंड्यूस और रीइंफोर्स लेबर। जो लेबर है आपके पास, यानी कि फ़र्ज़ कीजिए ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर फीटस है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस को हम लेबर कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। तो ड्यूरिंग लेबर अगर ऑक्सीटोसिन जितना ज़्यादा रिलीज होगा वो उतना ज़्यादा लेबर कॉन्ट्रैक्शन करेगा और जो है फीटस की प्रोडक्शन में ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये तो एक काम है इसका। दूसरा काम, ये तो वन फंक्शन था, दूसरा फंक्शन है मिल्क इजेक्शन, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क इजेक्शन भी इसका काम होता है। कैसे? जो मायो एपिथेलियल सेल्स हैं और मेमरी एल्वियोलाई, यानी फ़र्ज़ कीजिए जो आपके पास ब्रेस्ट है वहाँ पे मेमरी ग्लैंड्स होते हैं और यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स हैं, तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन करना और उनसे मिल्क को इजेक्ट करवाना, ये भी काम होता है ऑक्सीटोसिन का। अच्छा, कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं, यानी अगर आप इसको एज अ ड्रग इस्तेमाल करें तो कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, वेरी अनकॉमन, यानी ज़्यादातर नहीं होते लेकिन कभी कभी हो सकते हैं। हाइपरटेंशन, यूट्राइन रप्चर, वाटर रिटेंशन, फीटल डेथ, तो कहीं कहीं पे ये रिपोर्ट हुए लेकिन अनकॉमन, हर जगह या इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती। और कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, यानी वो कंडीशन जहाँ पे आपने कभी भी इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे कि एबनॉर्मल फीटल प्रेजेंटेशन, यानी अगर फीटस में कोई एबनॉर्मेलिटी है, फीटल डिस्ट्रेस है या प्रीमेच्योर बर्थ है। प्रीमेच्योर बर्थ में कभी भी आपने ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल नहीं करना। और नेक्स्ट हार्मोन इज वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन के दो नाम हैं, एक तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, एक वेसोप्रेसिन है। वेसोप्रेसिन का तो लफ्ज़ ही इस तरह की जो ब्लड वेसल्स होती है उसको प्रेस कर देता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है, तो वेसोप्रेसिन है। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी यूरिन की प्रोडक्शन को कम करता है। तो अब आप इस दोनों फंक्शन को देखें कि जो वेसोप्रेसिन है इसके दोनों आपके पास नाम है, एंटी डायूरेटिक और वेसोप्रेसर इफेक्ट्स, दोनों इफेक्ट्स हैं। किडनी में जहाँ तक बात करें तो ये क्या करते हैं, किडनी में रिसेप्टर होते हैं V2 रिसेप्टर, जिसके थ्रू ये क्या करता है, वाटर की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा देता है किडनी से। तो जब किडनी से वाटर रीअब्जॉर्ब करेंगे
तो यूरिन में वाटर बहुत ही कम बचेगा और यूरिन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखिए जो आपके पास किडनी है, किडनी में मेन यूनिट होता है नेफ्रॉन। तो फर्ज कीजिए अगर ये नेफ्रॉन है तो नेफ्रॉन से ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा देता है इनटू ब्लड। तो अगर वाटर सारा ब्लड में चला जाए तो यूरिन में वाटर नहीं बचेगा, लिहाजा यूरिन का वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाता है। दैट्स वाई वी कॉल इट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सी ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे इसका इस्तेमाल है। एक तो डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस वो डिजीज़ है जहाँ पे जो हमारा नेचुरल हार्मोन होता है ADH, नेचुरल हार्मोन, उसकी प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। क्योंकि ADH बहुत कम हो जाता है तो यूरिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, एंड वी कॉल इट डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो अगर किसी बंदे में ऐसी प्रॉब्लम है तो वो ADH को एज अ ड्रग ले सकता है। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट, इसके अलावा ब्लीडिंग में या इसोफेजियल वेरिसिस में हम इस तरह की ड्रग का इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहे और ब्लड की कमी ना आए। इसके अलावा जो आपके पास वेजोप्रेसर इफेक्ट है, यानी जो ब्लड वेसल को कंप्रेस कर देता है, वो है बिकॉज ऑफ V1, यानी V2 की वजह से जो यहाँ पे हार्मोन है किडनी में वो V2 है, जो ब्लड वेसल्स पे है वो V1 है। लिवर में वास्कुलर स्मूथ मसल्स में ये प्रेजेंट है और वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन करवाता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन करता है। सो मेजर इफेक्ट्स इसके क्या हो गए? एक तो अगर आप इसको एज अ ड्रग इस्तेमाल करें तो मेजर टॉक्सिसिटी यानी वाटर इंटॉक्सिकेशन, हमारे ब्लड में वाटर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। दूसरा है हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम के लेवल बहुत कम हो सकते हैं। देखिए ये जो सोडियम है और वाटर है ये एक स्पेसिफिक रेशो में है। अगर आप वाटर बढ़ाएंगे तो सोडियम ऑटोमेटिकली कम होगा, अगर आप वाटर को कम करेंगे तो सोडियम ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। तो यानी इन दोनों का एक रेशियो होता है। इस केस में वाटर का लेवल बहुत बढ़ रहा है तो सोडियम का लेवल ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। सो वी कॉल इट हाइपोनेट्रीमिया। इसके अलावा हेडेक हो सकता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन या ट्रेमर्स कैन ऑल्सो अकर। इसके अलावा ड्रग्स है वेजोप्रेसिन की तरह की ड्रग कॉल्ड डेस्मोप्रेसिन। ये क्या करता है, V1 का इफेक्ट इसका मिनिमम है, यानी V1 पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं लाता, मैक्सिमम इफेक्ट इसका V2 है और V2 आपको पता है कहाँ पे है, किडनी में। तो यानी कि ये ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम करेगा, यूरिन की प्रोडक्शन को कम करेगा। अब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जहाँ पे हमें ये इफेक्ट चाहिए? एक तो डायबिटीज़ इंसिपिडस है जहाँ पे ADH हमारा नॉर्मली कम रिलीज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोडक्शन। इसके अलावा नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस, जैसे छोटे बच्चे होते हैं और रात को सोते वक्त यूरिन पास कर देते हैं, वी कॉल इट नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए भी डेस्मोप्रेसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इंट्रानेजली या ओरली ली जा सकती है। नाउ वी हैव सम नर्सिंग कंसिडरेशन के एज अ नर्स आपने ये सारी फार्माकोलॉजी पढ़ी है तो आप एज अ क्लिनिक में या हॉस्पिटल सेटिंग में क्या कंसिडरेशंस लाते हैं? सबसे पहली चीज़ तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस चेक करते हैं, यानी कि आप किसी पेशेंट को ये ड्रग दे रहे हैं तो याद रखें कि अक्सर ये हार्मोन्स हैं, कुछ कंडीशंस में या तो एलर्जी हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है जिनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना होगा आपको। इसके अलावा जैसे ग्रोथ हार्मोन किसी बंदे को आप दे रहे हैं तो आप देख लेते हैं पेशेंट की हाइट, उसका वेट और पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को आप मॉनिटर करें। इसके अलावा पेशेंट रिस्पॉन्स, क्या पेशेंट ग्रोथ हार्मोन को या किसी भी हार्मोन को रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसकी डेवलपमेंट को चेक करते हैं, साथ में एडवर्स इफेक्ट्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसके अलावा पेशेंट कंप्लाइंस टू द ड्रग थेरेपी, आप किसी पेशेंट को जब ये ड्रग थेरेपी दे रहे हैं क्या वो पेशेंट कंप्लाइंट है, यानी क्या वो पेशेंट ईजीली ड्रग्स को एक्सेप्ट कर रहा है, क्या वो पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है उसको रिएक्ट तो नहीं कर रहा। इसके साथ साथ पेशेंट अंडरस्टैंडिंग आफ्टर ड्रग थेरेपी, जब आप किसी पेशेंट को ड्रग थेरेपी दे रहे हैं तो आप पेशेंट को समझाएं कि जो ड्रग है, कोई हार्मोन है, आप क्यों दे रहे हैं और उसकी बॉडी में वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करेगा, ताकि कल को कोई भी साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफेक्ट या कोई भी डेवलपमेंट हो तो पेशेंट मेंटली प्रिपेयर हो, उसको पता हो कि उसका कोई इफ़ेक्ट किस ड्रग की वजह से आ रहा है। इस वजह से पेशेंट और नर्स की कंप्लायंस बनी रहती है
और एक पेशेंट का नर्स पे जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। सो दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से ये आपका लेक्चर बना था, और मज़ीद नॉलेज के लिए आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक आपका जो है यूनिट 1 का पार्ट जो कि आपने पढ़ा पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, ये कवर हो गया। और इस यूनिट का लास्ट पार्ट है थायराइड एंड एंटी थायराइड, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ये यूनिट आपका ख़त्म हो जाएगा। दैट्स इट।